प्रणाम देवरिया। अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह नीट परीक्षा पत्र के लीक के बाद हमारे युवाओं में एक चिंता है जिस पे हम सबको गंभीरता से विश्लेषण करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने त्वरित गति से इस विधेयक को लाया है सदन में, ताकि हमारे युवाओं को आगे के किसी इस प्रकार के पेपर लीक पे चिंता न जतानी पड़े। लेकिन उसी के साथ साथ इस चर्चा में हमें अपने युवाओं के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनकी महत्वाकांक्षा, उनके बल पे और उनकी सकारात्मक सोच पे भी हम लोग को प्रकाश डालना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इस बिल में ये दो पक्षी हमें डिबेट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदया, मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 18 साल से मैंने युवाओं के साथ काफ़ी काम किया है। अपने संसदीय क्षेत्र में तो किया ही है, लेकिन पूरे देश भर में किया है, क्योंकि मेरी स्थापित एक जागृति रेल यात्रा जो कि पिछले 18 साल से 500 युवाओं को 8000 किलोमीटर पूरे देश भर में भ्रमण कराती है। मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है, 28 प्रांतों से ये बच्चे आते हैं और उनके साथ मैंने रेलवे स्टेशन पे खाना खाया है। इनके साथ रेलवे के साथ चल के बसों में मैंने इनके साथ वाद विवाद किया है और उससे मुझे मालूम हुआ है कि इनकी आकांक्षाएं क्या है, इनकी प्रतियां क्या है। और मैंने देखा है कि पिछले 18 साल से और खास करके पिछले 12 साल से कितना परिवर्तन आया है इनमें, किस प्रकार की सकारात्मक सोच आज दिख रही है। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के एक राइट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर जो एक दिशाबंदी है और इससे आज की तारीख में हमारा युवा विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी कारणवश शायद हमारा देश आज सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूं कई ऐसी शक्तियां चिंतित है जो इसको रोकने का भी प्रयास कर रही हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आज दो विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। एक, नीट पेपर लीक हुआ कैसे और उसके बाद हमारी सरकार ने क्या उस पर कार्रवाई की और पूर्ववर्ती सरकारों में इस पर क्या किया गया है। और उसी के साथ साथ दूसरा विषय यह है कि आज की तारीख में सबके प्रयास से हमारे युवाओं में क्या शक्ति है, उसका हम लोग कैसे प्रयोग करें ताकि इनको भी नई आकांक्षाएं मिले। पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत सालों पहले मैंने भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी दिया था। मेरा भी 317 रैंक आया था और उसके बाद बीटेक मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है किस प्रकार की व्यथा होती है यदि कोई इस प्रकार का पेपर लीक हो जाए या कैंसिल हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और अपने देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि यदि किसी सरकार ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार है। हमारी सरकार जब आई 2014 में, उसके 3 साल बाद हमने एनटीए का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, नेशनल टेस्टिंग एकेडमी। उसके साथ साथ हमने नेशनल एक नई शिक्षा प्रणाली पे भी जॉइन किया, एनईपी पे किया। इन दोनों के होते होते आज की तारीख में जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जो कांग्रेस सरकारों ने सालों साल उसको अपनाया कि हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ बाबू और क्लर्क बनाए, उसके विपरीत एनईपी ने एक बहुत बड़ा दर्शन दिया। और मैं समझता हूं कि एनटीए के अंदर 6.6 करोड़ लोगों ने आज तक शिक्षा प्रदान की है। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की पूरी आबादी जैसे लोगों ने पूरी तरह निष्पक्ष रूप से शिक्षा की है। और पिछले साल ही 95 लाख लोगों ने शिक्षा दी है। मैं ये समझता हूं कि इससे हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके के साथ कई अन्य हमारे वक्ताओं ने, मेरे सदन में सहयोगी अनुराग जी ने बड़ी मशक्कत से इस बात का वर्णन किया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किस प्रकार से इस प्रकार हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी काम नहीं किया। अगर आप देखें, एनटीए के पहले सीबीएसई इन इम्तहानों को लगाती थी। तो 2004 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में इसमें पर्चा लीक हुआ, उसमें केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। सीबीएसई में 2006 में लीक हुआ 12वीं का अकाउंटिंग का पर्चा, उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का पर्चा लीक हुआ, उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में पीएमटी का पर्चा लीक हुआ, उसमें भी कांग्रेस सरकार थी। 2011 में एआईआई के पर्चा लीक हुआ, 2012 में एम्स का हुआ, 2014 में 10वीं और 12वीं का हुआ। अध्यक्ष महोदया, मान्य राज्यों की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान पे हम लोग कड़ी निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में एक पूरा गिरोह बन गया था कांग्रेस सरकार को बीच में, जिसकी जड़ें आज की जो नीट एग्जाम की लीक की जड़ें भी राजस्थान से जाती हैं। रही बात मेरे प्रदेश की, रही बात उत्तर प्रदेश की, इसका व्याख्यान भोला जी इसी के बाद करेंगे। लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि पहली बार हमारी सरकार आई 1992 में, तो हमने एंटी चीटिंग ऑर्डिनेंस लाया। इस देश और मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 1993 में जब सपा की सरकार आई तो उसने ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया। ऐसी सरकार
जो कि देशद्रोही है, जो कि युवाओं के द्रोही है। ये बताइए कि एक पूरा जनरेशन वहां तबाह हो गया क्योंकि सपा की सरकार ने वहां पर एंटी चीटिंग लॉ को उल्टा दिया। और ये कांग्रेस के और सपा के नेता घड़ियाली वासिब हो रहे हैं। इनकी जो परीक्षा के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड है, निंदनीय है। मैं समझता हूं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से इन लोगों ने अपना काम किया है। और ये संघर्ष की बात करते हैं, इनको तो सोने की थाली पे इनकी राजनीतिक भविष्य, परिवारवादी संस्थाएं हमारे बात संघर्ष की बात करती हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया, ये बात सही है कि 3 मई को जब हमारा नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। मैं शिक्षा मंत्रालय को साधुवाद देना चाहता हूं, एक एग्जामिनेशन जो 4 से 5 महीने लगता है उसको 45 दिन में करवा दिया। 45 दिन में 5400 सेंटर पर करवाया गया, उसमें 14 देशों में करवाया गया, 13 भाषाओं में करवाया गया, उसमें 1.4 लाख सीसी कैमरा लगाए गए, 50,000 जैमर लगाए गए। इस प्रकार का होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच किया गया, तब जाके 45 दिन में हमारे नीट के परीक्षा वाले आज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इस प्रकार से अगर 13 लोग गिरफ्तार हैं आज की तारीख में, तो अध्यक्ष महोदय यह कानून उनके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा लगाएगा। मैं इस कानून पे 2 शब्द कहना चाहता हूं। इस कानून में जो ऑर्डिनेंस आए हैं उसमें हर राज्य को यह छूट है कि वो स्पेशल कोर्ट्स लगाए, जिसमें 90 दिन के नीचे उसको त्वरित गति से करना पड़ेगा। स्पेशल टास्क फोर्स सेंटर को दी गई है जिसमें 60 दिन के अंदर काम करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ कई ऐसे प्रावधान दिए गए जिसमें कड़ाई है। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में चीटिंग करने की आवश्यकता करेगा तो उसको 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। उसी के साथ साथ जुर्माना को 10 लाख से 50 लाख तक बढ़ा दिया गया है और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए जुर्माना 5 करोड़ तक निर्धारित कर दिया गया है और उन्हें 8 वर्ष तक सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में प्रतिबद्धता लगेगी। संगठनात्मक अपराधों के मामले में न्यूनतम सजा 7 वर्ष जुर्माना और 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के निर्णयों के लिए विरुद्ध अपील सीधा उच्च न्यायालय में ही जाएगी। और इसी के साथ अध्यक्ष महोदया, जो अभी हाल ही में निंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी कई ऐसी चीजें होंगी जिसमें मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन से बोलना चाहता हूं, क्या पर्चे पहले नहीं लीक हुए थे? लेकिन जिस प्रकार का वातावरण माहौल बनाया जा रहा है इस समय, उसके पीछे एक और सोच है। मैं समझता हूं उनके मन में हमारे युवाओं के लिए कोई सोच नहीं है। ये तो डर गए हैं क्योंकि पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं लगातार हमारी जनता ने इनको ठुकराया है और इनके 26 सांसद लोकसभा में हमारा समर्थन कर रहे हैं, 6 सांसद राज्यसभा में हमारा समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये राजनीति करना ही नहीं जानते हैं, इस सदन में नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए अपना आंदोलन सड़कों पे ले जा रहे हैं। बताइए, इस सदन जो विश्व का सबसे बड़ा सदन है, उसकी मर्यादा कब रहेगी? जब ये आंदोलन करता अपने अपने छात्रों को अपना निशाना बना के इस राजनीति को सड़कों पे ले आएंगे। इस प्रकार का बर्ताव जनता देख रही है और इसके साथ साथ जो विदेशी ताकतें हैं वो भी इनके साथ जुड़ गई हैं। इसकी मैं स्ट्रिक्ट निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदया, I would like to now turn to my second point, which is around the appeal for a nation which is built with youth energies and aspirations. This is a nation which has been ignored because previous left-leaning governments have had a structural flaw. That structural flaw was that they always depended on naukri. They always depended on examination. No doubt that is required. We are here to debate that. We are here to make sure the examinations are right, but left-leaning governments have had over-dependence either on sarkari naukri or on companies with big budgets. Both of these are under threat. Let's look at this nation. We are the largest nation on the planet, but we have the largest youth population. We have something like 38 crore people who are below the age of 29, which means that the whole population of the United States of America is less than our youth population. And this is not just a game of numbers, Adhyaksh Mahodaya. This is also about new energies, new aspirations, new thinking, innovation. That is absolutely the essence of youth energy. And for that, the narrative which our Sarkar has said that youth cannot just be job seekers, they have to be job creators. And this is where we must focus our energies. How do we make sure that our youth are job creators? And this is where I believe we must examine that if you look at all the number of engineering colleges, I was product of one, all medical colleges, all civil services, all lawyers, all doctors, all, may I say, army personnel, then you'll find that the ability for us to make the aspirations of youth fulfill just by jobs is minimal. If you look at NEET, only 5% clear the exam. If you look at IITs, only 2% clear the exam. If you look at civil services, only 2% clear the exams.
What about the remaining 20 people for every successful person? And this is the viewpoint of the left-leaning governments, and this is something that the British left us with. British wanted us to be knockers, and knockery is what Congress has always proposed to this nation. This is against what we believe. We believe every person who fails an exam is not a failed person. He has his own akshansha. He has his own abilities, and we must respect that abilities. And I'll give you my example. I have 2 daughters. One of them is a very good artist, and she's pursuing a performing arts career, and she's flourishing in that. And the other daughter is in the corporate sector because she was inclined in that fashion. So 2 individuals from the same family have different pratibha. This pratibha has to be done. This flourishing has to be made possible. Every person is not suited to fight a JEE examination or NEET examination. And this is what our Sarkar has done. We have a 2-pronged strategy since we have come into power. We've increased the number of seats in all the medical examinations. 306 medical colleges, we've gone to 730. Look at engineering colleges. IITs have gone up from 16 to 23. There are many other such things, but we've also focused, especially I would thank the Prime Minister for focusing the energies of this nation on the other opportunities, which are through Swavalamban, through Swadeshi. And this is where the Prime Minister has changed the narrative of this country. He has exercised what I call positive freedoms. Positive freedoms is not working against somebody. Positive freedom is working for something. And this is where young people are now uniting. And I've seen this in my yatra. They are uniting now to create a great nation by making positive freedoms. Adhyaksh Mahodaya, positive freedoms is not the lack of restrictions. It is making sure you take on change to pull society forward. And in the inspiring words of Tom Keller, who said that freedom is not the absence of restrictions, but finding the right ones. And this is what the Prime Minister is emphasizing through his Sabka Prayas. And this is where we must move the debate for the youth. Of course, we must create more colleges. Of course, we must have examinations which are right. But our government, for the first time, created an enterprise ministry after 2014. No previous government had done that. There was only skilling ministry. Alongside education, we've had enterprise ministry. The startup ecosystem, the stand-up ecosystem of our nation is the beauty of the whole world. We are the 3rd largest nation on this planet. पहले किसी ने ऐसा नहीं किया. अगर आप देखें अटल इनोवेशन लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, हर स्कूल में आजकल इनोवेशन है. आप जाइए, कहीं भी जाइए तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के साथ इनोवेटर्स खड़े हैं. मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संयोग से आज की तारीख में हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा. This is very critical for us to think about in fashion that I've just accounted for and our Sarkar is proposing. I would say that these institutions are creating a new India. When we talk about Swaraj, it believes in Swavalamban, it believes in Swadeshi, it believes in Sthani Rozgar. Swaraj is a new India. And this is where the government takes on the role of Jambant. And I would like to recite a favorite phrase of mine from Ramayana. Kaha reechpat sun hanumana, ka chup saad rahi balmana. Pavan tanay bal pavan samana, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना. हमारे युवाओं में सभी शक्ति है. उस शक्ति को उजागर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार खड़ी है, ताकि हम लोग जामवंत का किरदार खड़ा करें. और मैं ऑपोजिशन से बोलना चाहता हूं, and if anyone wants to see this in action, please come to my Lok Sabha and the 10 districts around. With the Swavalambi Bharat Abhiyan, we have created a movement of enterprise which is creating jobs, and youth are flourishing in that area in their own different ways. I'm not suggesting one way. They're doing it in their own different ways. And to the opposition, and especially to the Congress, I would remind you that be committed to democracy, not to mobocracy. It was an absolutely desperate act to seek asylum outside the Prime Minister's house when your own track record of examination leaves is so abysmal. Everyone was laughing at it because we know that you were in a competitive mode with some other things so that you could show your sympathy. There was no sympathy. If you're not successful at the hustings, do not use the youth as a battering ram for your failed aspirations. You need to examine why you have not been successful in the hustings. You need to examine that. You cannot take this out of this parliament and think that you can make other things. Not only are you playing to their future, against their future, you're also playing into the hands of forces which are trying to slow our country down. And I would say that the East India companies or the internet are again surrounding our nation. They are looking to divide us. And this is where we would say that the new battles of Plassey, which you are in unwittingly, I say unwittingly, you are becoming the new Mir Jafars. And be advised as to what happened to Mir Jafar. You must make sure that we unite so that we do not be divided. I was watching some international channels last week, and I could see them gloat at the difficulties we were having. Let's not
fall to that trap. It has been done once before in 1757. Let's make sure that we are a united country. And this is not about us and them. And what Supriya ji said is exactly right. These are both our children. हम दोनों के बच्चे यहाँ पर इसमें कोई हमारा तुम्हारा नहीं है. आइए हम लोग मिलजुल के उनके साथ आगे बढ़ें. मैं यही कहता हूँ कि यह सिर्फ सत्ता पक्ष का व्यवहार नहीं है, ये सिर्फ ट्रेजरी का व्यवहार नहीं है. इसमें हर सांसद को पूछना पड़ेगा. ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है. हर युवा को, हर परिवार को, हर माता को, हर पिता को, हर किसान को, हर महिला को ये कहना पड़ेगा कि हमारे युवाओं के लिए हम ऐसी परिपक्व व्यवस्था करें ताकि उनको चिंता न बने कि अगले वाले समय में उनके पास कैसे आगे बढ़ेंगे. लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, हम लोग को यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने युवाओं को शक्ति दें ताकि वो भारतीय राष्ट्र को बनाने के लिए आगे बढ़े. 15 अगस्त अभी आगे आ रहा है और उसी उपलक्ष्य में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अटल जी की एक बहुत प्रिय कविता आपको बताता हूं. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है. आइए दोस्तों, मिलजुल के अपने छात्रों के साथ चलें, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करें. और जो शपथ हम लोग को हमारे पूर्वजों ने ली थी जब हमारी स्वतंत्रता मिली थी और हमारे युवाओं को लेनी है आने वाले समय में, उसके लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़े. आपने मुझे समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. माननीय सदस्य श्री विजय कुमार हंसदा जी.